बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में आज हम टाइमर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। टाइमर क्या है? टाइमर हैव अ जनरल थ्री फंक्शन। टाइमर एक ऐसा बीच में पार्ट है माइक्रो कंट्रोलर के जिसके तीन फंक्शन हैं। पहला फंक्शन कीप टाइम एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन इवेंट्स। टाइम डिले मेजर करना, दो इवेंट्स के दरमियान टाइम डिले या टाइम डिले जनरेट करने के लिए या टाइम कैलकुलेट करने के लिए दो इवेंट्स के दरमियान। दूसरा काम है काउंटिंग द इवेंट्स देमसेल्फ, इवेंट्स को काउंट करना यानी एज ए काउंटर उसका इस्तेमाल करना। और तीसरा काम है इसका जनरेटिंग बार रेट फॉर सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट के लिए बार रेट जनरेट करना। तो तीन फंक्शंस के लिए टाइमर बीच में मौजूद होता है। टाइमर जो है माइक्रो कंट्रोलर 8051 के अंदर दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1, दो टाइमर्स हैं। और टाइमर जो है बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 आर 16 बिट बाइट, यानी फिज़िकली ये 16 बिट बाइट होते हैं, लेकिन मोड्स के लिहाज से हम इसे 8 बिट या 13 बिट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Since 8051 has 8 bit architecture, each 16 bit timer are accessed as two separate register for low byte and for higher byte। तो हर जो टाइमर है ये बुनियादी तौर पे दो रजिस्टर्स जो हैं उन पे मुश्तमिल होता है। ये दो रजिस्टर्स बनाए होते हैं, काउंटर्स होते हैं बुनियादी तौर पे। तो दो काउंटर होते हैं और चूँकि काउंटर के अंदर भी डाटा होता है या स्टोर कर सकता है या उसके अंदर जो वैल्यू है वो रीड की जा सकती है, इसलिए एज ए रजिस्टर हम इसके अंदर दो जो हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। एक्सेस्ड एज लो बाइट एंड हाई बाइट, उसको हम लो बाइट या हाई बाइट के तौर पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। द लो बाइट रजिस्टर इज़ कॉल्ड TL0 या TL1। L फॉर लो, T फॉर टाइमर लोअर बाइट, टाइमर 0 लोअर बाइट, 0 मीन्स टाइमर 0 लोअर बाइट एंड टाइमर 1 लोअर बाइट। सेकेंड इज द टाइम हाई बाइट रजिस्टर इज कॉल्ड TH0 एंड TH1, टाइमर 0 हाई बाइट एंड टाइमर 1 हाई बाइट। तो ये जो है इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स आर एक्सेस्ड लाइक एनी अदर रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर के तौर पे जैसे हम एयर रजिस्टर यूज़ करते हैं उसके अंदर वैल्यू मूव करते हैं, इसी तरीके से इसके अंदर से वैल्यू मूव की जा सकती है। या इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम किसी और रजिस्टर में एक्यूमुलेटर में मूव करना चाहते हैं तो आप जो है वो उसकी वैल्यू इसके अंदर वैल्यू मूव कर सकते हैं। टाइमर जो है वो कैसे यूज़ करता है, काम कैसे करते हैं? तो टाइमर के जो है अगर टाइम डिले के तौर पे काम करना है तो टाइमर वर्क्स ऑन काउंटर प्रिंसिपल। बुनियादी तौर पे तो ये काउंटर के तरह काम करता है, यानी इसका जो काम करने का कार होता है वो काउंटर की तरह है। अब काउंटर की अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो काउंटर्स हमने पढ़े थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका कंसेप्ट है। तो टाइमर जो है वो क्या करता है, क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है और वो क्लॉक पल्सेस जो है वो बुनियादी तौर पे जो है वो आगे फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं जिनके अंदर जो काउंट होता है वो पढ़ाता है। तो ऑलरेडी हमने बात की कि TH0 या TL0, ठीक है, TH1 और TL1 जो हैं वो दो रजिस्टर्स हैं, वो काउंटर्स ही हैं और वो रजिस्टर के तौर पे उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है या जब क्लॉक पल्सेस देते हैं तो उसके अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली। क्लॉक सोर्स कहाँ से होगा? तो जब आप टाइम डिले के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो सोर्स ऑसिलेटर आउटपुट होती है, यानी ऑसिलेटर जो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, जितनी फ्रिक्वेंसी का आपने ऑसिलेटर बनाया है और बुनियादी तौर पे जो क्रिस्टल लगाया है उस पर बेस करके, तो क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी ही ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होती है और ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है उससे ये ऑपरेट होता है काउंटर। ठीक है जी। आगे, टू जनरेट टाइम डिले it is first loaded with a number calculated by subtracting number of clock pulses equal to the time delay from FFFH। अब अगर आपने इसको
टाइमर के तौर पे यूज़ करना है, टाइम डिले के तौर पे यूज करना है, तो कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है। तो उसके लिए कुछ आपको सबसे पहले कागज़ पेंसिल के ऊपर या कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, आपने FFH वैल्यू जो है इसमें से वो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस सब्ट्रैक्ट करनी है जो जितना आपको टाइम डिले चाहिए। ठीक है, तो टाइम डिले फर्ज किया हमें 1 माइक्रोसेकंड चाहिए, 1 माइक्रोसेकंड। आप देखते हैं कि ऑसिलेटर इसका लगा हुआ है कितना, 12 मेगाहर्ट्ज़ का। तो 12 मेगाहर्ट्ज़ का जो ऑसिलेटर है उसको डिवाइड बाय 12 करके इसको फ्रिक्वेंसी अप्लाई होती है, तो वो बुनियादी तौर पे 1 माइक्रोसेकंड की उसकी क्लॉक पल्स होती है ऑसिलेटर की। ठीक है जी, तो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी और ऑसिलेटर की जो क्लॉक इसको अप्लाई हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो जो है ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी अगर 12 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये जो है इसको क्लॉक मिलेगी 1 मेगाहर्ट्ज़ की। 1 मेगाहर्ट्ज़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 माइक्रोसेकंड की एक क्लॉक है। तो आपने 1 माइक्रोसेकंड का ही डिले अगर चाहिए तो क्या करेंगे, आप इस FFF में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर 2 माइक्रोसेकंड का चाहिए तो आप सिर्फ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम डिले जो है जितना आपको चाहिए, नंबर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग क्लॉक पल्सेस इक्वल टू टाइम डिले, जितनी नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आपको चाहिए टाइम डिले के लिए वो वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करनी है FFH में से। देन रीसेट ऑल बिट्स गेट एंड C और T, आपने रीसेट करनी है बिट्स, कौन कौन सी, गेट वाली और C/T बार। ये जो 2 पिन्स हैं, ये जो 2 बिट्स हैं, इसको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, इनको रीसेट करना है। C और T को रीसेट करेंगे और गेट को रीसेट करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देन सेट बिट TR0 और TR1। अगर टाइमर 0 यूज़ करें तो TR0 को सेट करना पड़ेगा, और अगर टाइमर 1 यूज़ कर रहे हैं तो TR1 को सेट करना पड़ेगा। तो आपने ये 3 बिट्स 0 की, टाइमर को सेट किया, देन मॉनिटर TF0। अब आपने जो टाइम डिले जो है जब गुजरेगा तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको TF0 को या TF1 बिट को मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कैसे, सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है, जंप इफ नॉट बिट या जंप इफ बिट। तो जब तक ये बिट नहीं होती उस वक्त तक जंप करता रहे, या जब तक ये बिट नहीं होती उस वक्त तक जंप करता रहे। तो एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप बार बार जो है इसको रिपीट करवा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर। तो बहरहाल प्रोसीजर वाइज क्या हुआ, एक काम हो गया, आपने कैलकुलेट किया, इस FF में से एक नंबर कैलकुलेट किया और वो आपने इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, TH0 TL0। दूसरा आपने गेट और C और T बार की जो बिट है इसको रीसेट कर लिया, 0 कर लिया, और फिर आपने TR0 को 1 कर दिया। और 1 करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट काम है कि अब आपने TF0 या TF1 बिट को मॉनिटर करते रहना है। जैसे ही ये बिट हाई होती है तो इसका मतलब है कि वो टाइम डिले जितना था या टाइम जो था वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि इतना टाइम गुजर गया। ठीक है जी, ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया, इसको अगर हम विजुअली देखना चाहें कि ये जो बात हमने की है इसको एक फिगर के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहली बात आपसे ये की कि ऑसिलेटर की जो क्लॉक है वो यूज़ होती है एज काउंटर, एज क्लॉक सोर्स फॉर दिस काउंटर। तो टाइमर बुनियादी तौर पे काउंटर के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि जो हमने सेकंड ईयर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर पढ़ा है उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो काउंटर है कहीं पे, अब उस काउंटर को क्लॉक चाहिए तो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी को 12 से डिवाइड करके जो क्लॉक है वो उसको मिल रही होती है। अब आपने क्या करना है, C और T बार बिट को 0 करना है। आपको ये पहले मैंने बताया था कि कुछ बिट्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो C और T बार ये 2 टाइमर्स हैं T मॉड रजिस्टर के अंदर, गेट C और T बार M1 M2
और फिर गेट, फिर COT बार M1 और M2। तो ये 4 बिट का ग्रुप फॉर टाइमर 1, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। तो आपने COT बार बिट जो है वो उसको क्लियर करना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया तो इसका मतलब ये ऑसिलेटर जुड़ गया किसके साथ, TL0 TH0 वाली बिट के साथ ये जुड़ गया है। ठीक है जी, अब ये जुड़ गया है तो उसके बाद क्या होगा, ये आगे TF0 या TF1 बिट जो है जिसको हमने मॉनिटर करना था, ये जब इसकी वैल्यू रीसेट होती है तो ये TF की वैल्यू को 1 कर देता है। ये एक बिट है जिसको हमने मॉनिटर करना था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्रोसीजर में जो बात बताई थी कि आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पहले डालनी है TH0 TL0 के अंदर, x मीन 0 और 1। ठीक है, तो टाइमर 0 होगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, TH0 TL0। अगर टाइमर 1 यूज़ करेंगे तो TL1 और TH1 आ जाएगा। तो ये 2 बिट्स हैं जिनके अंदर आपने वैल्यू पहले वाली डाल दी। उसके बाद आपने इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो ये देखें ये ऑसिलेटर के साथ लिंक हो जाएगा, और इसको 1 करेंगे, इसको जो है वो आप कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, TR के ज़रिए से। तो TR के ज़रिए से इसको 1 करेंगे तो ये काम चल पड़ेगा। तो बहरहाल गेट की पिन को भी आपने 0 करना है। 2 काम आपने किए। ठीक है जी, और उसकी वजह से फिर ये लिंक बन गया इसके साथ। अब आप देखें, हम जो है दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो मोड है वो होता है कि अगर CFT को 1 करते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर ये ऐसे काउंटर यूज़ होगा। हम वो भी यूज़ नहीं कर रहे तो आपको COT 0 करना पड़ेगा। T जो पिन है इसको कनेक्ट करने के लिए COT को 1 करना पड़ेगा, तो ये एज ए काउंटर इस्तेमाल होगा। तो बरं वो बात की बात है। अब आपने क्या किया, इसको देखिए, ये ऑन करने के लिए, काम को शुरू करने के लिए TR की बिट चाहिए। TR0 और TR1 और TR0 ये 2 बिट्स हैं। तो टाइमर को ऑन करने के लिए टाइमर की जो बिट्स हैं वो हैं, और साथ गेट की बिट है वो भी वहाँ से यहाँ से देखी जा सकती है। तो टाइमर TR की बिट जो है वो एंड गेट, यानी कि एक कह सकते हैं हम कि गेट के ज़रिए से इसका लिंक बन गया यहाँ पे। तो जब आप इसको 0 करेंगे, 0 से यहाँ पे 1 आ गया, वो 1 यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो इसको भी 0 किया, COT को भी 0 किया, तो इस COT से 0 तो ये लिंक हो गया। जब TR को 1 करते हैं और गेट की बिट को 0 करते हैं तो उसकी वजह से टाइमर का ये वाला स्विच ऑन हो जाता है, और देन ये टाइमर चलना शुरू कर देता है। फिर आप इस TF वाली बिट को मॉनिटर करते रहते हैं। तो जब ये वैल्यू सेट होगी तो उसका मतलब टाइम डिले जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी एक्स्ट्रा जो यहाँ पर चीज़ शो हो रही है एंड बार वाली पिन, तो वो इसका होता है हार्डवेयर कंट्रोल। उसके लिए सिंपली आपको गेट की वैल्यू को 1 करके और साथ फिर इसके ज़रिए से उसको ऑन ऑफ किया जाता है। तो TR और हिंट वाली पिन दोनों चीज़ों को, तो वो उसका हार्डवेयर कंट्रोल वाला सेक्शन आ जाता है। ये एक्सटर्नली आप उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो फिर भी आपके पास ऑन ऑफ बिट जो है वो अवेलेबल होती है। उसके लिए आपको गेट का प्रोसीजर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो है एक डायग्राम है, एक लॉजिक सर्किट है जिसके ज़रिए से टाइमर के फंक्शन को पढ़ा जा सकता है। सिंपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास काउंटर सर्किट और ये हमारे पास सोर्स ऑफ क्लॉक। ये सोर्स ऑफ क्लॉक के ज़रिए से ये टाइमर चलता है, और जब ये रीसेट होता है तो ये फ्लैग वाली बिट 1 हो जाती है, हमें पता चल जाता है। अब ये तो हो गया सिंपल टाइमर जो काउंटर जो है उसका फंक्शन। अब एक चीज़ आ गई कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के लिए एक तो आ गई COT की बिट। तो COT बिट से सोर्स बदलता है, यानी क्लॉक आपने ऑसिलेटर की क्लॉक लेनी है या एक्सटर्नली TR0 T0 T1 वाली जो है वो पिन के ज़रिए से इसको क्लॉक देनी, तो वो सोर्स बदल गया COT से। ठीक है, अब आगे दूसरी चीज़, इसको ऑन करना है। तो ऑन करने की 2 मेथड है, एक को कहते हैं हार्डवेयर मेथड और एक को कहते हैं सॉफ्टवेयर मेथड। सॉफ्टवेयर मेथड के लिए गेट की बिट को 0 कर दें, तो सिर्फ आप TR बिट को जब 0 या 1 करेंगे तो उससे टाइमर चल पड़ेगा। जब 1 करने से चल पड़ेगा, 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। देखें गेट की बिट जब 0 होगी तो यहाँ नॉट है, ये आगे यहाँ पे 1 और यहाँ से 1 आ जाएगा, और गेट की एक इनपुट 1 आउटपुट 1। ठीक है,
अब वो जब ये वहाँ से 1 अप्लाई हो रहा है, जब दूसरा 1 आएगा तो उससे ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो TR ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। तो ये टाइमर को ऑन करने के लिए गेट और TR बिट, गेट को 0 और TR वाली बिट को 1 करेंगे तो ये टाइमर जो है वो रन हो जाएगा, चल पड़ेगा। और ये दोनों सॉफ्टवेयर के ज़रिए से होती हैं। कितनी सेटिंग्स होगी? 3, C और T बिट, गेट की बिट और TR को 1 करना। इसके ज़रिए से टाइमर को चलाया जाता है, ऑन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3 चीज़ों से टाइमर चल पड़ेगा, सॉफ्टवेयर कंट्रोल आ जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड है वो है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, उसमें भी देखिए C और T की वैल्यू 0 करनी है आपने, उसके बाद गेट वाली पिन को 1 करना है, अब इसको 1 कर देना है, और साथ आपने TR की बिट को 1 करना है। ये भी 1 कर दिया आपने, ये भी 1 कर दी, और इधर से आपने फिर इधर से भी इसको 1 देंगे तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसे इंट वाली पिन के ऊपर भी 1 अप्लाई करेंगे तो तीनों वैल्यू 1, गेट भी 1, TR भी 1 और इंट वाली पिन भी 1। जब ये तीनों को 1 करेंगे तो उससे टाइमर ऑन होगा, और इसको कहते हैं हार्डवेयर कंट्रोल। इसमें हार्डवेयर कहाँ पे है? ये इंट वाली पिन, इस पिन से आपने सिग्नल देना है। इन 2 को सॉफ्टवेयर के जरिए, 3 को सॉफ्टवेयर के जरिए से ही करना है, लेकिन इन चीज़ों को सेट करने के बाद अब जब तक ये 1 नहीं करेंगे उस वक्त टाइमर चलेगा नहीं। तो ये इसका सिंपल सा कंट्रोलिंग मेथड है, जिसके ज़रिए से आप इसको चेंज करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखें चलाने का वही तरीका का, लेकिन अगर आप C और T की बिट को 1 कर देते हैं तो उस सूरत में ये सोर्स बदल जाता है और ये काउंटर जो है उस लिहाज से चलता है, ठीक है। तो अब टाइम डिले जनरेट करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया वो आपको, अगर हम पिछली प्रीवियस स्लाइड्स को देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि टाइमर को चलाने का तरीका था, ठीक है, कि ये काउंटर के तौर पे काम करता है, क्लॉक सोर्स ऑसिलेटर होता है। टू जनरेट टाइम डिले फर्स्ट, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ क्लॉक्स, जो नंबर ऑफ क्लॉक्स जितनी चाहिए टाइम डिले के बराबर, ठीक है, टाइम डिले के लिहाज से नंबर ऑफ क्लॉक जितनी चाहिए वो वैल्यू FS में सब्ट्रैक्ट करके वो आपने लोड कर देनी। तो पहला काम लोडिंग का हो गया TH0 TL1 में। फिर आपने क्या करना है, C और T बिट को रीसेट करना है और गेट वाली बिट को रीसेट करना है, यानी गेट और C और T वाली बिट्स दोनों को आपने 0 कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, TR वाली बिट को 1 कर देना है, इसको 1 करेंगे तो टाइमर चल पड़ेगा। और फिर क्या करना है, आपने मॉनिटर करते रहना है TF वाली बिट को। जैसे ही TF वाली बिट जो है वो 1 होगी तो अब जो है इसका मतलब है कि उतना टाइम डिले गुजर चुका है। उस पर आप अलार्म लगा देते हैं, किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देते हैं, कोई चीज़ जो है उसको मोटर को ऑफ कर देते हैं, तो कोई भी सर्किट इसके साथ फिर अटैच TF बिट के ज़रिए से इसके साथ अटैच किया जा सकता है। तो इसके साथ अटैच तो नहीं होगा, बल्कि आपको इसको मॉनिटर करके फिर आप उस चीज़ को थ्रू सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर चीज़ को ऑन या ऑफ करना है थ्रू पोर्ट, ठीक है जी। आई थिंक ये टाइमर का फंक्शन आपको क्लियर हो गया। और अब जो है इसको अगर काउंटर के तौर पे यूज़ करना है, कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब इसका क्लॉक सोर्स जो है वो T0 या T1 पिन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर IC, वो जो माइक्रो कंट्रोलर IC के अंदर एक पिन है T0 वाली या T1 की, वो जो है वो आपका क्लॉक सोर्स बन जाता है। और उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने ये जो चलें आपने टाइमर रजिस्टर क्लियर कर देना है, वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। अब आपने किसी चीज़ को काउंट कर रहे हैं तो काउंटिंग ज़रा 0 से 1, 0 से चलेगी 1 से चलेगी, तो पहले आप उसको क्लियर कर देंगे। फिर आपने टाइमर को रन कर देना है, ठीक है। टाइमर को रन करेंगे और जब आपके पास जितनी देर के बाद जब आपको वो वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, रीड द रजिस्टर वैल्यू व्हेन यू नीड बिफोर रीसेट। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर की वैल्यू को रीड कर लेना है, पढ़ लेना है जब आपको चाहिए, मतलब काउंट आपको जब देखना है। लेकिन देखेंगे वाज़ेह भाई ये कि आपने उसको लंबे अरसे की तक छोड़ देंगे तो फिर वो रीसेट भी हो सकता है। अगर वैल्यू जो है 50 से बढ़ेगी तो फिर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, और वो आप फ्लैग के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं कि रीसेट तो नहीं हो गया।
तो रीसेट हो चुका है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो है वो वैल्यू एफ के इक्वल चली थी, उसके बाद दूसरी दफ़ा इसने काउंटिंग शुरू की हुई है। तो बहरहाल कहने का मतलब कि रीसेट से पहले पहले आप जो है वैल्यूज़ के अंदर से कोई भी वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन होगा एज ए काउंटर। अब हम देखें, अगर इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास टाइमर जो है इसके अंदर रजिस्टर कौन से थे, टाइमर 0 के लिए TH0 TL0, और टाइमर 1 के TH1 और TL1, ठीक है जी। और ये जो दोनों टाइमर हैं इनको कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर जो हैं वो हैं, एक टी मॉड रजिस्टर है, और टी मॉड के अंदर देख लें क्या है, इसके अंदर मॉड सेटिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, गेट और C और T की बिट। तो इससे गेट और C और T इससे भी मॉड सेट होता है, यानी आपने हार्डवेयर के जैसे कंट्रोल करना है, सॉफ्टवेयर के जैसे कंट्रोल करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। 0 कर देंगे गेट की बिट को तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल आ जाएगा, 1 कर देंगे तो हार्डवेयर कंट्रोल आ जाएगा। इसी तरीके से C और T टाइमर और काउंटर, तो काउंटर यूज़ करना है 1 कर दें, और टाइमर को यूज़ करना है तो 0। वो यहाँ से सिग्नल की वैल्यू से भी पता चल जाता है C और T बार कि T एक्टिव लो है और C एक्टिव 1 है। 1 करेंगे तो काउंटर, 0 करेंगे तो टाइमर। दो चीज़ें हो गई, यानी उसकी सेटिंग मेथड हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, और टाइमर करना है या काउंटर करना है वो चीज़ सेट हो गई इधर से, और इधर से उसका मॉड सेलेक्ट हो गया, कितनी बिट्स को आपने इस्तेमाल करना है वो आगे आ जाएगा। ऐसे ये टाइमर 0 के लिए है और ये ग्रुप टाइमर 1 के लिए, ठीक है जी। दूसरा है टाइमर कंट्रोल। तो टाइमर कंट्रोल रजिस्टर जो है इसके जरिए से टाइमर को ऑन ऑफ कम करते हैं। तो ये देखिए TR1 TR0, टाइमर 0 को ऑन करना, टाइमर 1 को ऑन करना, TF0 और TF1। तो TF0 ये फ्लैग बिट है, जब रीसेट होगा तो ये बिट 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और TF1 जो है टाइमर 1 जब ओवरफ्लो होगा तो उस वक्त की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इससे आप इसको कंट्रोल करते हैं या इसको आप इसके स्टेटस को चेक करते हैं। इसकी जो ये 4 बिट्स हैं वो फॉर इंटरप्ट हैं, उसका हमारा लिंक नहीं है, ठीक है जी। आगे आ गया नेक्स्ट मॉड। तो मॉड जो है वो कैसे सेट होता है, तो ये जो मॉड की टाइमर मॉड रजिस्टर है इसके अंदर M0 और M1 बिट के ज़रिए से इसका मॉड सेट होगा। और टाइम मॉड क्या होते हैं ये देख लें, अगर आप दोनों बिट्स को 0 कर देते हैं तो ये 13 बिट मॉड होता है, यानी TH0 TL0 या TH1 TL1 के लिए जो है इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू 13 बिट तक वैल्यू मैक्सिमम दे सकते हैं। और फिर ये होता है एक मॉड है, इसको टाइमर मॉड 1 कहते हैं, M0 और M वैल्यू 1 करेंगे तो 16 बिट मॉड होता है, और अगर 1 0 करेंगे तो 8 बिट ऑटो रीलोड मोड आ जाता है, और ये 1 1 करेंगे तो स्प्लिट मोड हो जाता है। स्प्लिट मोड यानी कि इसको आप एज ए यूज़ कर सकते हैं एज ए बॉर्डर जनरेशन के लिए। जो तीसरा इसके फंक्शन में बात की थी वो फिर इससे एक्टिव होती है, ठीक है जी। तो ये जो है कुछ बयान है फॉर टाइमर, टाइमर का फंक्शन, टाइमर के अंदर रजिस्टर जो इस्तेमाल होते हैं, और टाइमर की जो किस तरीके से उसको ऑन ऑफ करना है, कंट्रोलिंग मेथड्स हैं, वर्किंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये जो है वो टाइमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।